नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। प्रदेश की राजनीति में इस वक्त दो शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। पहला है एडजस्टमेंट और दूसरा असंतोष। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 55 जिलों में 10,000 से ज़्यादा जमीनी कार्यकर्ताओं को सरकारी समितियों में भागीदारी बनाने पर अभियान शुरू करने आया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। लंबे इंतजार के बाद जब निगम मंडलों और आयोगों की सूची जानना शुरू हुई तो पार्टी के भीतर एक नई जंग छिड़ गई। एक तरफ केपी यादव जैसे पूर्व सांसदों और रामनिवास रावत जैसे दल बदल कर आए नेताओं को लाल बत्ती देकर साधने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ बरसों से दरी बिछाने वाले पुराने कार्यकर्ताओं में उपेक्षा की टीस है। कांग्रेस इसे मलाई के बंटवारे का झगड़ा कह रही है, तो बीजेपी इसे जाति और क्षेत्रीय संतुलन का मास्टर स्ट्रोक। आज सवाल सीधा है कि क्या समितियों में कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करना सुशासन का नया मॉडल है या फिर पार्टी के भीतर धधक रहे असंतोष को दबाने की आखिरी कोशिश? क्या नियुक्तियों से वाकई जनता का कुछ काम होगा या सिर्फ नेताओं का सियासी पुनर्वास? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। सत्ता और संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक अभियान छेड़ दिया है। कार्यकर्ता एडजस्टमेंट के नाम पर अब जिलों में राजनीतिक नियुक्तियों की नई तस्वीर सामने आ रही है। 55 जिलों में सरकारी समितियों और बोर्डों के जरिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और दावा है कि पंचायत से लेकर जिला स्तर तक संगठन को सत्ता से जोड़ा जा रहा है। चर्चा तो ये भी है कि करीब 10,000 नेताओं को अलग अलग भूमिकाओं में एडजस्ट करने की तैयारी है। 31 विभागों में नियुक्तियां होंगी। प्रभारी मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है, जबकि कोर ग्रुप नामों को अंतिम रूप देने में जुटा है। यानी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ भविष्य की राजनीति की बुनियाद रखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा स्पष्ट मानना है कि हर काम के लिए कार्यकर्ता और हर कार्यकर्ता के लिए काम। और भारतीय जनता पार्टी में सरकारें अंत्योदय का साधन। तो हमारी विचारधारा के अनुरूप जो भी कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याण की योजनाओं को, सरकार की विकास की योजनाओं को धरातल तक ले जाने में जो कार्यकर्ता सहायक हैं, उनको इन चीजों से जोड़ा जाएगा कि सरकार और संगठन के बीच में एक समन्वय हो। वहीं इस कवायद के बीच बीजेपी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनाए गए संजय नगायच के सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उनके इशारों को पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए रेखा यादव का नाम सामने आने के बाद एक पुराना कोर्ट केस भी सुर्खियों में आ गया है। इससे विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी में जो तंत्र इस समय काम कर रहा है, वो जो उनके आसपास फेरी लगाने वाले लोग हैं ना, गणेश परिक्रमा वाले, और जो आर्थिक लाभ पहुंचा रहे हैं ना बीजेपी के नेताओं को, हाईकमान को, ये लोग उन लोगों को आगे ला रहे हैं जो वास्तव में बीजेपी का ठोस कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसको इग्नोर करना चालू कर दिया है। तो बीजेपी के पतन की शुरुआत हो गई। जाहिर है कि बीजेपी 2028 और 29 के चुनावी लक्ष्य को ध्यान में रखकर संगठन को धार देने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदारी मिलने के बाद भी नेता पार्टी लाइन से अलग क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्या ये अंदरूनी खींचतान है या फिर बढ़ती महत्वाकांक्षा का असर? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका। वो लगभग 2.5 साल बाद ही सही, कम से कम पार्टी को सुध तो आई कार्यकर्ताओं की, लेकिन सवाल अब भी वही बड़ा है कि जो बीजेपी प्रवक्ता को भी आपने सुना था, या बीजेपी के तमाम सारे छोटे बड़े नेता एक डायलॉग जरूर बोलते हैं कि पार्टी में हर काम के लिए कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है।
तो कार्यकर्ता तो पार्टी का 80-90 लाख है मध्य प्रदेश में, पोस्टिंग हो रही है 10,000 की। और उसके पहले जिन निगम मंडलों की बात करें तो आधे तो वो लोग हैं जो कांग्रेस से आयातित होकर आए हैं। तो क्या हर काम के लिए जो कार्यकर्ता है या हर कार्यकर्ता के लिए जो काम बचा वो यही है कि भैया जब चुनाव का समय आ जाए तुम वोटरों को ले आओ, उनको मनाओ, उनको समझाओ, झंडा बैनर लगाओ, नारे लगाओ, नेता को जिताओ, जब नेताजी जीत जाए फिर किनारे हो जाओ, फिर अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाओ? देखिए मनोज जी, संगठन के लिए काम करना और सरकार के लिए काम करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक संगठन के लिए कार्यकर्ता काम करते हैं तो वही दरी पट्टा बिछाने का, झंडा बैनर लेके घूमने का, जब रैली आ गई, आम सभा आ गई तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का, इस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन जब वो सरकार के लिए काम करती है, सरकार का एक अंग बन के काम करती है, तो निश्चित रूप से सरकारी कामकाज में उनका दखल होता है। अब जब सरकारी कामकाज में किसी कार्यकर्ता का दखल होता है तो अपने से नीचे अपने आसपास के लोगों को, जिनको वो वोट देने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनको वो भीड़ बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनको वो रैली और आम सभा में ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों को उपकृत करने का एक माध्यम मिल जाता है। संभवतः यही कारण है कि पिछले लंबे समय से जो सत्ता और संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए लगातार सरकार और संगठन के बीच जो बैठकें होती हैं, तो उसमें इस बात की चर्चा होती रही है। नहीं, लेकिन वो जो कार्यकर्ता है वो बिना किसी लोभ प्रलोभन के क्यों ये काम करेगा दरी फट्टे का? क्योंकि आप भी और हम भी कई ऐसे युवा नेताओं को जानते हैं जो चंदा करके बेचारे पोस्टर बैनर लगाते हैं, कभी बड़े भाई से, कभी पिताजी से, कभी माँ से चोरी से पैसे मांग के पेट्रोल डलाते हैं और नेताजी की रैली में शामिल हो जाते हैं। तो उसके माँ बाप को या उसको भी तो अपेक्षा होगी ना कि कभी जब मौका पड़े तो उसका भी कुछ भाग्योदय हो जाए। यही होता है, बिना किसी कारण के या बिना किसी लाभ के लगातार जो कार्यकर्ता तरी फट्टी उठा रहे, झंडा बैनर उठा रहे हैं, उनको यदि आप काम नहीं देंगे, आप यदि सत्ता से सीधे उसको नहीं जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से 19 में आपने देखा, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे निगम मंडल खाली पड़े हुए थे, निचले स्तर के, जिला स्तर के जो समितियां होती हैं, ब्लॉक स्तर पे जो समितियां होती है, उसमें लंबे समय से नियुक्तियां नहीं की गई थी। अधिकांश कार्यकर्ता खाली बैठे हुए थे और परिणाम क्या हुआ? परिणाम सामने आया, सरकार जो है वो हाथ से चली गई, कांग्रेस की सरकार बन गई। लगभग यही बात वर्तमान में मुझे लगता है कांग्रेस भाजपा के नेता जब अब यही बात सोचने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि 10,500 लगभग संख्या 10,500 बताई जा रही है। लोगों को एडजस्ट करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए, सत्ता से सीधे जोड़ने के लिए विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। और इस प्रयास को आज से नहीं हो रहा है, ये लगभग 3 महीने पहले से शुरू हुई। नहीं, ये तो हम जब सरकार बनी हमने देखा निगम मंडल जो पिछले थे उनको भंग किया, तभी से लग रहा था 2-2.5 साल का वक्त निकल गया। लेकिन ब्रजेश जी, नियुक्तियों कैसे देखें? सत्ता और संगठन में समन्वय, असंतोष को दबाने का प्रयास या 2028 की तैयारी? निश्चित तौर पर नियुक्तियां इसी आधार पर होती हैं ना मनोज जी, राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, असंतोष को दबाया जाता है, अगले चुनाव की तैयारी की जाती है, और जो क्षेत्रवाद हो या हम कहें कि जातीय संतुलन हो, वो तमाम चीज़ें साधी जाती हैं। इसी आधार पर नियुक्तियां होती हैं। जिन लोगों को आप चुनाव में टिकट नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को आप यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, जिनसे आपने वादा किया है, जो सहयोग करते हैं। वो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर आप नवाज कर उनको हम देखते हैं कि किस तरह से संगठन महामंत्रियों को आप देखिए, क्षेत्रीय संगठन महामंत्रियों को किस तरह से निगम मंडलों में नियुक्तियां की गई थी पिछली बार। तो संगठन में भी स्थान मिला, अभी हमने देखा संगठन में भी स्थान मिला। तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसको यहाँ नियुक्त किया जाता है। भविष्य में जो नेता देखे जाते हैं उसमें उस आधार पर भी नियुक्तियां होती हैं कि आगे चल के वो विधायक का, सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो एक नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित और करने की कोशिश की जाती है, और इस आधार पर भी दिया जाता है कि उस क्षेत्र में वो एक
कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का उनको दर्जा मिल जाता है तो वो उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है, उनकी सुनवाई प्रशासन तंत्र में होने लगती है और जनता भी उनको एक नेता के रूप में देखने लगती है कि भविष्य उनका बहुत उज्जवल है। तो इस आधार पर उनके समर्थकों की संख्या बढ़ जो जाती है। हार जाता है उसको क्यों एडजस्ट किया जाए? हार जाता है क्यों एडजस्ट किया जाता है, उसके भी अपने कारण हैं कि यदि हार गए है वो क्षमतावान है, यदि ऐसा लगता है कि भाई इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया जाए, नया नेतृत्व उभारा जाए, तो ये तमाम गणित होते हैं ना उसके आधार पर। अब जो दूसरी पार्टी से आए उनको भी एडजस्ट किया जाता है क्योंकि वादा करके आप लाए हो। तो ये जो नियुक्तियां हैं, चाहे वो निगम मंडल में हो चाहे आयोग में हो, वो एक तरह से नेताओं को संतुष्ट करने के लिए होती हैं और उनका जो दायरा कुछ का, उनमें से कुछ ऐसे हम भी हैं, देखा भोपाल में भी देखा, कई अन्य जगह पे भी देखा हमने कि निगम मंडल से या आयोग से उठाकर या विकास प्राधिकरण से उठाकर आपने किस तरह से उनको स्थापित किया है। तो तमाम चीजें रहती, कोई एक चीज के लिए नहीं कि भविष्य का नेता है उसका नेतृत्व क्षमता विकसित करना है, एक संतुष्ट करने के लिए जो हार गया है कि वो भाई का पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए, नया नेतृत्व वहां पे उभर रहा है उसको दिक्कतें पैदा ना करे। तो ये तमाम चीजें रहती हैं, इस आधार पर ये नियुक्तियां होती हैं कि भाई आप राज्य मंत्री का आपको दर्जा दे दिया, आप शांत रहिए। लेकिन बावजूद उसके जो तलवारें खिंची हुई है, जो आपने भी जिक्र किया है, हमने भी देखा है, और तो जिस आदमी को आप अनुशासनहीनता में कई बार हटा देते हो, ठीक है, अब उसके पार्टी में योगदान होगा क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते तो पार्टी तय करेगी, लेकिन उसके बावजूद अगर वो उसी राह पर जा रहा है तो समझाइश का काम तो संगठन का ही है ना। देखिए मनोज जी, समझाइश का काम तो संगठन का ही है, लेकिन इसके लिए भी यदि पार्टी में गुटबाजी होती है, निश्चित तौर पर क्षेत्रों में हमने देखा है नेताओं के बीच में होती है, जबरदस्त होती है, छोटी मोटी कार्रवाइयां भी होती हैं। आप देखिए कि बीडी शर्मा का पुतला दहन किया था संजय नगाइच ने, इस पर भी उन पर कार्रवाई हुई। तो बीडी शर्मा यदि पन्ना में जाकर चुनाव लड़ेंगे तो स्थानीय नेता तो विरोध करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे भाई, उनका हक जा रहा है। लोकसभा के हिसाब से तो उनका संसदीय क्षेत्र ही पन्ना। हाँ, तो आप देखिए यदि भोपाल में वो चुनाव उम्मीदवार उनकी संभावना बढ़ती है तो भोपाल के नेता विरोध करते हैं, पार्टी मंच पे विरोध करते हैं। तो बहुत सारे विरोध ऐसे होते हैं जो एक सोशल मीडिया पे संजय नगाइच की एक पूरी फहरिस्त चल रही है कि उन्हें पार्टी ने कब नोटिस दिया, किस मामले में उन पर कार्रवाई हुई। विधानसभा में सबके हैं, जो बनेगा उसके कच्चा चिट्ठा ना जाएगा सामने। के खिलाफ उन्होंने प्रचार किया था, बगावत की थी, इस कारण भीतरघात किया था, इस कारण उन पर कार्रवाई हुई। तो पार्टी ने ऐसे बहुत सारे नेताओं पर कार्रवाई की और वापस ले लिए उनको, कई उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो अब दूसरा फेमा भी तो है ना, जैसे ही संजय नगाइच के निगम में नियुक्तियों की बात चली तो आप देखिए उनकी भी शिकायतें हुई आला कमान को, लेकिन सबकी शिकायतें गई, इसके बाद तो नियुक्ति हुई है ना। और जो अपराधों की जो एक दर्जन फहरिस्त चल रही है, इसमें संजय नगाइच का कहना है कि बहुत सारे में वो बरी हो गए, उनमें कुछ मामले ऐसे भी हैं मनोज जी कि 300 प्रदर्शन का लेके बहुत सारे मामले हैं, लेकिन कोई रैप का तो नहीं है ना, कोई डकैती का तो नहीं है, एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें वो कह रहे हैं क्लीन चिट मिल गई है, तो एक अलग मामला है ना। ऐसे बहुत सारे नेताओं पे लगते हैं। तो आप पार्टी में कोई लोग तो हैं जो उनको खिलाफ जा रहे हैं, तो यदि कोई उनके खिलाफ जा रहे हैं तो ये गुटबाजी, इसको देखना चाहिए। जो आप सही कह रहे हैं कि आपको पार्टी को देखना चाहिए कि अनुशासनहीनता हो रही है कि नहीं हो रही, किस आधार पर, वो किस स्तर तक जा रही है। भाई एक छोटी मोटी बात हो गई तो अलग बात है, लेकिन खिलावन जी एक और चीज है ना, अभी सज्जन सिंह वर्मा को आपने सुना था, बड़ी चिंता जता रहे थे वो कि बीजेपी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है, हो रहा है। तो बीजेपी तो बहुत पहले संकेत दे चुकी है। आप देखिए ना, अभी हाल में बिहार में हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कोई बीजेपी की तो है नहीं, वो तो घाट घाट का पानी पीकर आए हुए हैं। उसके पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, और हो सकता है कि दोबारा उनके सिर पर ताजपोशी हो जाए, जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो सकता है, अगर जो एग्जिट पोल बता रहा है तो शुभेंदु अधिकारी के सर ताज मिल जाए बंगाल में, अगर 4 तारीख को बीजेपी जीतती है। तो जब इतने बड़े पदों पर बिठा सकते हैं तो निगम मंडल तो कुछ हैसियत ही नहीं बचती है। और फिर कांग्रेस को इतनी चिंता है तो फिर सुरेश पचौड़ी से लेकर तमाम नेता उनके आते हैं, वो खुद ही उपेक्षित पड़े बेचारे। वो कह रहे पार्टी गएगी तो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता हूँ, नहीं लड़ सकता हूँ। तो वो पार्टी अपनी चिंता कर नहीं रही, बीजेपी की चिंता है उनको। यदि किसी एक दल के कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है तो दूसरे दल के नेताओं के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, और होता ही है। नहीं, वो आपदा में अवसर ढूंढने लगते हैं। आपदा में अवसर ढूंढने का काम भी करते हैं। खुद अपने दल में जो क्या हो रहा है उस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले दल में, उसके विरोधी दल में क्या हो रहा है इस पर चर्चा। लेकिन मनोज जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, निगम मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण, ये सब आयोग, इन सब में कितने कार्यकर्ता और लगभग 200 सदस्य भी बना दिया जाए, उपाध्यक्ष भी बना दिया जाए, अध्यक्ष भी बना दिया जाए, तो प्रदेश के 200 एडजस्ट होंगे। वो भी बड़े बड़े नेता,
लेकिन जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता, वही फिर मैं कह रहा हूँ, जो दड़ी फट्टे उठा रहे हैं, जो झंडे बैनर इकट्ठा करके आपके रैली और सभा को सफल बना रहे अरे हैं, लेकिन जिस पार्टी में हम ऐसे देख रहे कार्यकर्ताओं का क्या हैं, हो रहा है? जिस पार्टी में हम देख रहे हैं कि पूर्व मंत्री अगर विधायक प्रतिनिधि बनने को तैयार हो जाता, सांसद प्रतिनिधि बनने को तैयार हो, उसमें कार्यकर्ता के लिए बचेगा क्या? लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कार्यकर्ता होता क्या हो क्या रहा है कि आप देखिए नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में अभी एल्डरमैन पूरी तरह से नियुक्ति नहीं हुई, कई में अभी बाकी है। नगर पंचायत में प्राय सभी नगर पंचायतों में बाकी है। आप जिला और अब तो नगरीय निकाय के चुनाव हो जाएंगे इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत में। दीनदयाल अंत्योदय समिति है, जेल समिति है, विद्युत समिति है, कॉलेजों में जो है जन भागीदारी समिति है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन भागीदारी समिति है, बहुत सारी समितियां हैं जिले स्तर पर। प्रत्येक जिले में मुझे लगता है प्रत्येक जिले में लगभग 300-400 कार्यकर्ता एडजस्ट हो सकते हैं, यदि निचले स्तर पर सबको जो है काम दिया जाए, सबको जो है सत्ता में भागीदारी बनाया जाए तो एडजस्टमेंट हो सकते हैं। संभवतः इसी सोच को लेकर के अब सरकार काम कर रही है, और संगठन में तो पद देंगे ही और दिया भी जा रहा है लगातार, और लेकिन सत्ता में से भी भागीदारी करने का एक उपक्रम चलाया गया है। प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि आप संबंधित विधायक और विधायक नहीं है तो हारे हुए प्रत्याशी और संगठन से, जिला स्तरीय संगठन से चर्चा करने के बाद ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करें जिनको सरकार में भागीदारी देने का काम किया जा सकता है। जी लेकिन ब्रजेश जी, अभी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कोई एक आदमी किसी दूसरे दल से आता है, विधायक का सुख लेता है, आपके यहाँ मंत्री पद का सुख लेता है, चुनाव हारता, फिर निगम मंडल का सुख ले लेता है और अगले बार फिर चुनाव में 2 साल बाद आप उसको टिकट दे दें। और दूसरा, इतने व्यापक पैमाने पर हम देख रहे हैं कि अभी तो विधायक मंत्रियों के बीच में जो टकराव की खबरें आ रही हैं, अभी तक विधायकों की आती थी। अगर राकेश सिंह जैसे मंत्रियों के खिलाफ आरोप लग रहे हैं जो बड़े शांत स्वभाव के माने जाते हैं, तो ऐसे में इतनी सारी नियुक्तियां, ऐसा नहीं लग रहा कि एक प्रशासनिक टकराव का नया रास्ता खोल सकती है? क्योंकि हर एक अपने आप को चौकीदार बन के फिर चौकीदारी करने लगेगा, हर चीज़ में हस्तक्षेप करने लगेगा, तो इस पर भी शायद पार्टी को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मनोज जी, पार्टी ध्यान दे रही है तभी तो इतने डिले हो रहा है, नहीं तो पहले ही नियुक्तियां हो जाती हैं। कि पार्टी को यही तो एक वो रहता है कि भाई बाद में यदि नियुक्तियां होंगी तो किस तरह से विरोध स्वर सुनने को सुनाई देंगे, किस तरह से गुटबाजी बढ़ जाएगी, जिन लोगों को नहीं मिलेगा वो असंतुष्ट होंगे। और नहीं, जो कार्यकर्ता सीधे प्रशासनिक हस्तक्षेप की दिक्कत है ना, जो मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए विधायक एक जो है वो थाने में प्रतिनिधि बना देता अपने, तो इस स्तर तक जा रहे हैं वो। तो इस स्तर तक जाते हैं, सब अपने अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करती है कि चुनाव के वक्त उनको संतुष्ट कर दें, इससे वो नाराज बैठे थे, वो एक तरह से नाराजगी उनकी दूर हो जाए। संजय नारायण को क्यों नियुक्ति दी है कि वो नाराज अब तक चल रहे थे ना, पार्टी के लिए नुकसानदायक हो रहे थे, तो आपने उनको नियुक्ति कर दी है। ऐसे ही तमाम नेताओं को जो आपने कहा कि कांग्रेस से आए हैं उनको मंत्री भी मिल गए हैं, तो आप लेकर आए हो ना, उनकी कुछ तो उपयोगिता रही होगी ना, या वो पार्टी का भला नहीं कर पा रहे होंगे तो नुकसान करने लायक उनकी क्षमता रही होगी, तो क्षमता के अनुसार उनकी नियुक्तियां हो जाती हैं कि भाई आप शांत रहिए। सबका शांत करने की जरूरत होती है ना, पार्टी में सारी चीजें, सारे गणित बिठाए जाते हैं ताकि एक सीट जीती जा सके। उस एक सीट के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि भैया आपको निगम मंडल दे देंगे, आपको ये कर देंगे, आप अपना दावा छोड़ दीजिए, या आप दावेदार हैं, ये मजबूत दावेदार है, तो आप किस तरह से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये मनाने का ही तो एक यत्न होता है सरकार में जो रहते हैं। सरकार के पास एक वो रहता है कि अपने असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मना सकती है। अब कांग्रेस कैसे बना ले, आप बताइए, वो क्या दे सकती है? पार्टी संगठन में एक निश्चित पद है, उतने तो दे नहीं सकती, उसके अलावा तो दे नहीं सकती है। और देने की कोशिश करते हैं तो आप देखिए छिंदवाड़ा में क्या करने की कोशिश की थी कमलनाथ ने, वही ना, संतुष्ट करने की कोशिश की थी ना, और नाराज होकर ना चले जाए। तो तमाम पार्टियां करती हैं, तो बीजेपी वही कर रही है। अब उसको मौका है, अभी वो कर सकती है, संतुष्ट कर सकती है। जो नाराज होंगे उनको दूसरे तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर सकती है। तो जो अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं वो इसी आधार पर हो रही हैं कि भविष्य में क्या होगा। गुटबाजी तो हमेशा की बात है, जब भी आप किसी नियुक्ति करेंगे, मंत्रिमंडल के पद खाली रखे जाते हैं, इसलिए रखे जाते हैं कि बाकी के लोगों की उम्मीद जगी रहे। तो तमाम नियुक्तियां अभी नहीं होंगी, कुछ पद खाली रखे जाएंगे जो लास्ट तक रखे जाते हैं। मनोज जी, हम देखते हैं कि किस तरह से चुनाव के पहले कुछ लोगों को एडजस्ट किया जाता है, तो वो तमाम तरह की चीजें रहती है ना, आपको उम्मीद जागृत रखते हैं कि भाई हाँ आपको भी मिल सकता है, आप यदि शांत रहेंगे तो। यदि आप एक तरह से मुल्क की बगावत पर उतर जाएंगे तो आपका नुकसान होगा। तो ये संतुष्ट करने के माध्यम हो गए ये पद, चाहे वो नीचे से लेकर हो चाहे ऊपर तक के। तो यही माध्यम, ये तरीके अपनाए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा, तो वो बीजेपी अपना रही है। तो ये अगर खिलावन जी इतना ही बढ़िया सब कुछ ये जो हम बात कर रहे हैं और रहता होता भी है, तो फिर जब सरकार बनती है उसके तुरंत बाद नियुक्तियां कर दीजिए ना। मान लीजिए कोई एक आयोग का कार्यकाल 2 साल का है,
तो आप 3 लोग को एडजस्ट कर सकते हो 5 साल में, भाई 2-2 साल के 2 बार होगा और एक तीसरे को 1 साल मिल सकता है। कई निगम मंडलों का हम देखते हैं 3 साल का कार्यकाल है, आप 3 साल का कर लीजिए, बाकी का 2 साल में कार्यकाल हो सकता है। ये जितनी समितियों की बात करिए, कोई 5 साल के लिए तो है नहीं, स्थायी भी नहीं है। इन सब के कार्यकाल किसी का 1 साल का है, किसी का 2 साल का है, किसी का 3 साल का है। तो इसमें आप हजारों नहीं लाख कार्यकर्ता आप एडजस्ट कर सकते हो, उनको संतुष्ट कर सकते हो। फिर उसी वही गिनती के 300-400 अधिकारी, IAS, IPS, IFS, वही सारे मजे लेटते रहते हैं और एंड में जब तक इनकी नियुक्तियां होती तब तक चुनाव का समय जाता है, फिर बेचारे ठन गोपाल घूमते रहते हैं। तो मनोज जी, ये बात सिर्फ आप और हम सोच सकते हैं कि समय रहते नियुक्तियां की जानी चाहिए, लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं, जब जो सरकार है, सरकार के प्रमुख ओहदे में जो बैठे हुए लोग हैं, उनमें इस बात की जो है सोच या इस बात की समझ जो है देर से पैदा होती है, मुझे लगता है। नहीं, समझ सब रहती, जब वो इंतजार करते हैं ना, हो सकता है ये डर रहता हो मनोज जब जी। वो मंत्री बनने या बड़े पद के लिए इंतजार करते हैं ना, तो उनको भी लगता है अभी कर दो यार, अभी कर दो। लेकिन जब वो उस पावर में जाते हैं, वो कहते हैं यार कर देंगे कर देंगे। एक डर ये भी रहता होगा ना कि घायल शेर हो जाएगा, हटाना बड़ी मुश्किल हो जाता है। हमने पड़ोसी राज्य में देखा है कि 2.5 साल का फार्मूला लाए थे, केंद्रीय आला कमान नहीं हटा पाया। भाई निगम और उसमें तो हमने देखा पद छोड़ता है ना, वहां पे ताम दाम सब अपना। अरे जब हमने देखा सरकार आई, एक झटके में सबको घर बिठा दिया ना आपने, किसी का 8 महीने का कार्यकाल था, किसी का 6। और हमने तो इसी भोपाल जैसे वीडियो में देखा है कि एक आदमी को आप 8 साल उपाध्यक्ष बनाए रखते हो, उसके वहां से हटते आप तुरंत उसको विधायक का टिकट दे देते हो, 3 बार से विधायक बन जाता है। जी खिलावन जी बोल रहे थे, मैं उसी बात पे आगे बढ़ता हूँ। देखिए ब्रजेश जी, जब कार्यकर्ता खाली बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं रहता, तो क्या करते हैं वो? पार्टी के ही गड्ढे खोदते रहते हैं, पार्टी संगठन के गड्ढे खोदते रहते हैं, सरकार की कमियां निकालते रहते हैं और उसको समाज में फैलाते रहते हैं। इससे पार्टी को नुकसान होता है। तो सरकार को चाहिए, संगठन को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें, जैसा कि आपने अभी नियुक्तियों में देखा होगा, कुछ लोग लगातार जो सरकार के को कटघरे में खड़ा करने वाले थे, उनको भी नियुक्तियां दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में चलन बहुत लंबा चल सकता है ना, हम लोग करने लगेंगे ऐसा। इसमें ये हो सकता है ना कि वो जो लोग होंगे वो किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी नेता विशेष को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उस नेता विशेष ने उसको ठिकाने लगा दिया, अब दूसरा उसकी पसंद का आ गया तो उसको ओबलाइज कर रहा है। लेकिन इसी खेल में जो मूल कार्य करता है ना, वो परेशान घूमता रहता है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आपका खिलावन जी। तो मध्य प्रदेश में अब राजनीति सिर्फ नारों की नहीं बल्कि हिस्सेदारी की हो गई है। बीजेपी जिसे कार्यकर्ता सम्मान का महाअभियान कह रही है, तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई लोकतंत्र की मजबूती है या फिर सत्ता की मलाई का वो विकेंद्रीकरण है जिससे अपनों की नाराजगी दूर की जा सके। क्या 55 जिलों में समितियों के जरिए खड़ा किया गया कार्यकर्ता तंत्र प्रशासनिक अफसरपाही पर लगाम लगाएगा या फिर आम जनता के लिए सरकारी दफ्तरों में एक नया पॉलिटिकल बैरियर खड़ा कर देगा। चिंता इस बात की भी है कि क्या इन नियुक्तियों का बोझ जनता की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि अंत में कार्यकर्ता एडजस्ट हो या नेता पुनर्वासित। लोकतंत्र में असली बोझ तो वो आम आदमी है जो आज भी कतार में खड़ा होकर अपने काम का इंतजार कर रहा है। अब देखना ये होगा कि लाल बत्तियों का वितरण सुशासन की चमक बढ़ाता है या फिर गुटबाजी आग में घी डालने का काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।